जय हिंद। अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बहुपद चैप्टर। यह जो है सो चैप्टर 2 है, क्लास 10th का है। और हम लोग का जो प्लान है बिहार बोर्ड स्पेशल 450 प्लस का, यदि आपका भी टारगेट इतना है तो आप लोग जो मैं जो भी वीडियो में बतलाऊंगा उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और आप लोग सवाल बना के देखिएगा। बहुत सारा सवाल बन जाएगा आपको यहीं से ही, जितना भी टॉपिक में बतलाऊंगा एक भी सवाल लगभग नहीं छूटेगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद यानी कि पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स कहते किसको है सो समझिए। बहुपद कहने का मतलब होता है चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल x के और ऋणात्मक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसमें जो होगा सबसे पहले बहुपद का जो घात जो होगा, पावर जो होगा वह आपको और ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस में नहीं होगा। उसके बाद जो होगा पूरा संख्या होगा, बट्टा के बगैर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। अब देखिए, और वह या तो अवरोही क्रम में होगा या फिर आरोही क्रम में होगा, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाया गया होगा या फिर घटते क्रम में सजाया गया होगा। अब बहुपद का जो बीजीय व्यंजक जो होता है, बीजीय व्यंजक का रूप जो होता है मैथमेटिकल फॉर्म, वह होता है a0 प्लस a1 x प्लस a2, यहाँ पे x के पावर 1, यहाँ पे x के पावर 0। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ते क्रम में है पावर, सो 0 है, फिर 1 है, फिर पावर 2 है, फिर 3 4 5 ऐसे ही करके n टर्म तक लिया गया है। कितने टर्म्स तक लिया गया है? n टर्म तक। और ऐसे ही a का वैल्यू जो है यहाँ पर a0 है, फिर a1 है, a2 है, a3 डॉट डॉट करके an तक लिया गया है। तो बहुपद का जो बीजीय व्यंजक रूप जो होता है वह कुछ इस तरह का होता है। इसको क्या किया गया? बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में सजाया गया है। अब बहुपद का वर्गीकरण यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं या बहुपद के कितने रूप होते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसको कहेंगे सो समझिए। एक पदी बहुपद कहने का मतलब होता है वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो। पदों की संख्या कितना होगा? एक। जैसे मान लीजिए हम ले लिए x स्क्वायर, देखिए इसमें कितना टर्म है? केवल एक टर्म है, तो ये होगा एक पदी बहुपद। जैसे x के पावर 5, इसमें कितना है? एक टर्म, तो एक पदी बहुपद। x के पावर 7, ये कितना है? तो एक टर्म है, तो इसलिए इसमें इसको कितना बोलेंगे? एक पदी बहुपद। अब देखिए यहाँ से आता है द्विपदी बहुपद। इसमें जो है सो दो पद होंगे। जैसे मान लीजिए x के पावर 4 प्लस 4, यहाँ पे देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, टोटल कितना पद हो गया? दो पद। फिर देखिए x के पावर 6 प्लस x स्क्वायर, इसमें कितना पद हो गया? एक पद ये, दूसरा पद ये, यानी कि दो पद। फिर x के पावर 9 प्लस x स्क्वायर, इसमें देखिए कितना है? तो दो पद। तो इसी तरह द्विपदी बहुपद अगर होगा तो उसमें पदों की संख्या कितना होगा? दो। अब आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में जो होगा पदों की संख्या 3 होगा। जैसे देखिए x के पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस x, कितना बहुपद पद हो गया? एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो टोटल कितना पद हो गया? 3। तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद के उदाहरण। फिर देखिए x के पावर 7 प्लस x के पावर 6 प्लस 3x, यहाँ पे भी देखिए गौर कीजिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये सारे कितने किसके उदाहरण हो गए? त्रिपदी बहुपद के। अब आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसको कहेंगे सो समझिए। इसमें जो है सो एक्स स्क्वायर चाहे जो भी हो, x के टर्म में हो या फिर y के टर्म में हो, तो वो 0 के साथ गुना में होता है। जैसे मान लीजिए x 0 इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए इसको जब हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। फिर जैसे देखिए 0 इंटू एक्स के पावर 7, अगर गुना में 0 है ना तो समझ जाइए आपका क्या हो गया? वो शून्य बहुपद हो गया। क्या हो गया? शून्य बहुपद। तो ये था बहुपद का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में बहुपद के प्रकार। देखिए अब अगला टॉपिक आता है बहुपद का प्रकार। क्या आता है? बहुपद का प्रकार। हम लोग इस वीडियो में जो है सो केवल बहुपद चैप्टर का जितना भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है सारा चीज़ देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग जो है सो सारा सोल्यूशन देखेंगे, एनसीईआरटी हो या फिर किसी सिन्हा का हो। तो बहुपद के प्रकार में आता है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद में क्या होता है? घात में जो है बहुपद में मैक्सिमम घात जो होगा बहुपद का वो कितना होगा? एक होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 4x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर x का अगर मैक्सिमम घात देखा जाए तो कितना है? एक। तो इसलिए यह क्या होगा? एक घाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद में क्या होगा? मैक्सिमम घात जो होगा बहुपद का वो कितना होगा? 2 होगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए घात जो देखेंगे हम लोग बहुपद का, तो यहाँ पर x का मान कितना है? 1। यहाँ पर x का घात कितना है? 2। तो मैक्सिमम घात कितना आ गया? 2। तो यही हो गया द्विघाती बहुपद। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए x के पावर 2, y के पावर 2 और प्लस माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पे भी यह हो क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। क्यों हो जाएगा? तो यहाँ y का जो मैक्सिमम मान है घात का कितना है? 2 है। तो इस तरह से जो है यह भी क्या हो जाएगा? आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा।
अब आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में जो है सो अगर घात देखा जाएगा समीकरण का, तो मैक्सिमम घात जो होगा वो कितना होगा आपका 3 होगा। कितना होगा मैक्सिमम घात 3 होगा। जैसे x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यहाँ से देखिए x का मान में घात यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पे x का घात कितना है 2 और यहाँ पे x का घात कितना है 3। तो मैक्सिमम घात कितना है समीकरण में तो 3 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो आप लोग बहुपद को पहचानने का या फिर घात के अनुसार से पूछेगा फिर भी आप लोग अच्छे से पहचान लीजिएगा, या फिर बहुपद के प्रकार जो है यानी कि पद के माध्यम से, जैसे एक पदी बहुपद द्विपदी बहुपद, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा अच्छे से पहचान लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे वीडियो में आगे अगला टॉपिक को। अब देखिए अगला टॉपिक आता है द्विघात बहुपद के बारे में। हम लोग इसमें मेनली पढ़ेंगे द्विघात के बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म सामान्य रूप होता है द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से देखिए शून्यक द्विघात बहुपद, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जितना घात का बहुपद होता है ना उसका शून्यक जो होता है यानी कि शून्यक वैसा अंक होता है जिसमें जैसे मान लीजिए अगर द्विघात बहुपद है चाहे फिर कोई भी घात का बहुपद होगा, यदि x के फॉर्मेट में है तो x के फॉर्मेट में अगर हम x का मान निकालेंगे और उस x का मान को अगर समीकरण में देंगे तो वह क्या हो जाएगा शून्य कर देगा, समीकरण को कितना कर देगा शून्य कर देगा। तो शून्य वही अंक होता है, शून्यांक माने समीकरण को शून्य करने वाला अंक। तो यदि द्विघात समीकरण है तो दुगो शून्यक निकलेगा, यदि एक घात का समीकरण है तो एक शून्यक निकलेगा, यदि 3 घात का समीकरण है तो 3 शून्यक निकलेगा। अब देखिए द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है फिलहाल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें द्विघात समीकरण है 2 घात का समीकरण, तो शून्यक क्या कितना बनेगा 2 बनेगा, शून्यक कितना बनेगा 2। तो मान लीजिए पहला शून्यक जो हो गया इसका शून्यक, पहला शून्यक हो गया अल्फा और दूसरा शून्यक क्या हो गया बीटा। तो इसमें एक संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। अब देखिए जैसे मान लीजिए कहेगा शून्यकों का योग, तो शून्य क्या फिलहाल अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस बी बट्टा ए। वहीं पे अगर शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा का मान कहेगा तो सी बट्टा ए। तो यही होता है शून्यकों का द्विघात समीकरण में शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा सी बट्टा ए। अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से कहेगा शून्यकों का योग निकालने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा, अगर शून्य मान लीजिए अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला था माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी के जगह पर यहाँ से देखिए ए का मान हो गया ये, बी का मान हो गया ये और सी का मान हो गया ये। तो बी के जगह पर लेंगे 4 तो माइनस 4 और बट्टा में ए के जगह पर क्या लेंगे 3। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा माइनस 4 बट्टा 3। यहीं पे अगर शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से होगा फॉर्मूला में सी बटा ए। तो सी का मान कितना है माइनस 6 और ए का मान कितना है 3, इसको काटेंगे 2 मरतबे कटेगा तो माइनस 2, अर्थात अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस 2 और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस 4 बटा 3। तो इस तरह से अगर द्विघात समीकरण दिया रहेगा आपको तो अगर कहेगा शून्यक का योग निकालने के लिए तो बी बट्टा ए माइनस बी बट्टा ए करके शून्यकों का योग निकाल सकते हैं और सी बट्टा ए करके क्या निकाल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है द्विघात समीकरण में विवेचक ज्ञात करना। क्या आता है विवेचक ज्ञात करना। तो विवेचक कैसे ज्ञात करेंगे सो समझिए। विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उस स्थिति में जो है हम लोग विवेचक कैसे निकालेंगे इस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे। तो विवेचक के लिए फॉर्मूला विवेचक या विविधकर भी इसको कहा जाता है, विविधकर। तो विवेचक कहेगा या फिर विविधकर कहेगा, इसको डी से दिखाया जाता है। तो विवेचक बराबर फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कौन हो गया तो एक्स के बगल वाला 4 तो हो गया, फिर ए का मान हो गया एक्स स्क्वायर के बगल वाला और सी जो होता है वो अचर पद होता है। क्या होता है अचर पद हो गया। और शून्यक निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि हम समीकरण ले रहे हैं। अब एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0, इस दिया द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण है। अब इसका हम कहेंगे विवेचक निकालना और शून्यक निकालना। क्या क्या निकालना है विवेचक और शून्यक। अब देखिए तो विवेचक के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी ऊपर में, विवेचक के लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से बी ए बी सी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल वाला होता है ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो कितना लेंगे 1। अब देखिए बी का मान, तो बी का मान जो होता है वो एक्स के बगल वाला होता है, तो एक्स के बगल में भी कुछ नहीं है तो हम लोग लेंगे 1, तो यह हो जाएगा -1। और सी का मान क्या हो जाएगा
लास्ट वाला, तो ये कितना हो जाएगा -12। तो यहाँ से विवेचक निकालना, तो विवेचक वाला फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको सेट करते हैं। तो b का मान यहाँ से -1, तो -1 का स्क्वायर -4 गुने a का मान, तो a का मान कितना हो जाएगा 1, और c का मान कितना हो जाएगा -12। अब देखिए -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48, 48 से कितना हो जाएगा 49। तो विवेचक का मान या विविधकर का मान कितना हो गया आपका 49। तो इस तरह से अगर आप द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और वहाँ से अगर आपको कहेगा विवेचक निकालने के लिए या फिर विविधकर निकालने के लिए, तो आप लोग इसी तरह से क्या कर सकते हैं, समीकरण में विवेचक या फिर विविधकर निकाल सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक। देखिए यह जो फॉर्मूला जो है ना b - b प्लस - b² - 4ac/2a, ये सभी इस क्वेश्चन पे लागू होगा। ठीक था, तो देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं उस फॉर्मूला को यूज करके। तो यहाँ से फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब देखिए b का मान कितना है -1, तो माइनस फार्मूला में और -1, फिर प्लस माइनस √b², तो b² की जगह पे -1 का स्क्वायर, -4 गुने a का मान, तो a का मान है 1 और c का मान कितना है -12। अब बट्टा में क्या लिखना है 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48, क्या हो जाएगा ये 48, बट्टा में 2a, तो 2 गुने 1 अर्थात 2। अब देखिए प्लस, ये तो प्लस में 1 है, प्लस माइनस, अब 48 1 49 बट्टा में 2। अब यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस करने का मतलब क्या होता है, एक मिनट और 1 प्लस माइनस। अब देखिए 49 को जब हम तोड़ेंगे तो निकलेगा 7 बट्टा में 2। अब प्लस माइनस कहने का मतलब यह है, जो एक बार हम लोग प्लस में लेंगे समीकरण को, एक बार हम लोग लेंगे किस में, माइनस में। तो चलिए इधर लेते हैं, तो एक बार प्लस में लेंगे तो 1 प्लस 7 बट्टा में 2, 7 1 8 बट्टा 2 यानी कि कितना 4, और जब माइनस में लेंगे तो 1 माइनस 7 बट्टा 2 यानी कि -6 बट्टा 2 यानी कि -3। तो इसका फाइनल शून्यक जो निकल गया शून्यक, वह क्या हो जाएगा 4 और -3। मैंने वीडियो में अभी जस्ट बताया था, जो शून्यक जो निकलता है उसको अगर हम लोग समीकरण में देंगे तो समीकरण को जीरो करेगा। क्या करेगा, जीरो करेगा। तो हम लोग देखते हैं अभी चेक करके जीरो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो शून्यक आपका क्लियर हो गया कितना 4 और -3। समीकरण क्या है, सो देखिए समीकरण आपका है x² - x - 12 बराबर 0। पहला बार हम लोग कितना लेंगे 4, तो 4 लेते हैं। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर -4 और माइनस कितना 12 बराबर क्या होना चाहिए 0। 4 चौका 16 घटे 4 घटे 12 बराबर कितना 0। 16 12 माइनस में ये और 4 माइनस में, तो -16 बराबर 0। देखिए 16 में से 16 गया कितना बचेगा 0। 0 हो गया समीकरण। तो इसी तरह शून्यक वाला अंक जो होता है समीकरण क्या करता है, 0 कर देता है। अब एक और मान निकला हुआ था -3, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे समीकरण में। चलिए x² - x - 12 बराबर 0। यहाँ से x² x के जगह पर लेंगे कितना -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस x के ऊपर फिर लेंगे -3, तो -3 - 12 बराबर कितना 0 होना चाहिए। 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, फिर देखिए 3 एकम 3 और -12 बराबर 0। 9 3 12 -12 बराबर 0। देखिए 12 में से 12 गया क्या बच गया 0, दोनों तो बराबर हो गया, 0 हो गया समीकरण। तो यही कहता है शून्यक जो होता है ना, जिस भी समीकरण का आप शून्यक निकालिएगा उस समीकरण को क्या कर देगा, शून्यक वाला वैल्यू उसको 0 कर देगा। तो ये मैंने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट बतलाया है ये सारा कितना है द्विघात समीकरण के लिए। आप लोग जो है तो आपको 10th एग्जाम में जो है त्रिघात समीकरण से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो त्रिघात से उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, रेयर केस में जो है सो पूछ लिया जाता है। तो हम लोग त्रिघात समीकरण के बारे में भी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा इसका बाद 2 वीडियो और, उसमें सारा क्वेश्चन जो है हम लोग बताएंगे आपको, और आप लोग भी बना के देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप जितना भी हम बतला रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, उसको आप लोग क्या कीजिए कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और क्वेश्चन बना के देखिए जो बनता है या फिर नहीं बनता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे देखिए ये सब जो है ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इस सब चीज़ को अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वह होता है ax³ का है कि त्रिघात है तो 3 घात होगा मैक्सिमम x का। तो ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। यहाँ से त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा 3। याद रखिएगा जब त्रिघात बहुपद होगा तो शून्यक की संख्या 3 और द्विघात बहुपद होगा तो शून्यक की संख्या 2। तो यहाँ से मान लीजिए 3 शून्यक जो इसका फिलहाल है शून्यक, वो आपका है अल्फा बीटा
और गामा। क्या है शून्यक? अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से फिर 3 संबंध बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात शून्यकों का योग। अब देखिए शून्यकों का योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी ये आपका बी ए हो गया वैल्यू और ये हो गया ये। अभी हम आगे सवाल लेंगे तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसका आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इसका वैल्यू जो होता है सी बट्टा ए होता है। क्या होता है? सी बट्टा ए। और लास्ट आता है अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो उसका वैल्यू क्या होता है? डी बट्टा माइनस डी बट्टा ए। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक सवाल लेते हैं और सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कैसे निकालेंगे शून्यकों का योग, गुणनफल प्लस योग और कैसे शून्यकों का गुणनफल। देखिए जैसे देखिए समीकरण है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों का योग। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ से पहले हम लोग ए बी सी क्लियर कर लेते हैं। देखिए तो ए का मान ये होगा ये वाला, बी का मान ये, सी का मान ये और डी का मान ये। यहाँ पे एक्स के बगल में कुछ नहीं तो अपने मन से क्या दे लेंगे? 1। तो ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया 2, सी का मान हो गया -4 और डी का मान कितना हो गया 3। और आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो यहाँ से बी के जगह पे हो गया -2 और ए के जगह पर क्या हो गया 1 यानी कि -2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया? -2। अब आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इसका निकालने का तरीका देखिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? सी बटा ए। तो सी का मान क्या है? यहाँ से -4 और ए का मान कितना है? 1। -4 में 1 से भाग देंगे तो -4 मर्तबे। तो यह हो गया। अब लास्ट आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है -d बटा ए। तो डी का मान कितना है? 3। माइनस फॉर्मूला में तो माइनस और बट्टा में 1 यानी कि -3। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना आ गया? -3। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पीछे मैंने एक चीज़ बतलाना भूल गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये द्विघात समीकरण का एक रूप है। जब शून्यकों का योग के फॉर्मेट में रहेगा लिखा होगा तो उस समय इस तरह से भी लिखा रहेगा। तो यह भी द्विघात समीकरण का क्या है? एक स्टैंडर्ड रूप है। और त्रिघात समीकरण में आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस चैप्टर से जितना भी आपका कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जब अगला वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर का, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सारा चीज़ को देखिएगा और उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर हम लोग अगला वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।